हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिज्म के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में और प्रिज्म से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है दो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच का जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा प्रिज्म है। ओके, ये हमारा प्रिज्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो समतल पृष्ठ हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दो तलों को आप देख रहे हैं कि ये किसी कोण पर झुके हुए हैं। ओके, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरा जो पारदर्शी माध्यम होता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ओके, तो प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच जो घिरा पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला सरफेस, ये वाला तल, एक ये वाला तल और एक ये वाला तल, इन दो तलों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इन दो तलों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि इन्हीं दो तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसी वजह से हम इन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो तल है इसे हम कहते हैं प्रिज्म का आधार। ओके, नीचे वाला तल क्या हो जाएगा? आधार होगा। और इन दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, इसको हम दिखाते हैं ए से। ओके, तो हमने जाना है प्रिज्म क्या होता है। किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन दो तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है और इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं। और ये जो नीचे वाला सरफेस है ये प्रिज्म का आधार होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिज्म में 5 तल हैं। ठीक है, ये और ये दो तल हो गया, एक नीचे वाला आधार हो गया 3 और एक सामने वाला 4, इसके जस्ट पीछे 5। तो प्रिज्म में कितने तल होते हैं? 5 तल होते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हमारा परिभाषा प्रिज्म का, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये तो डिफिनेशन हो गई प्रिज्म की। ओके, अब हम जानेंगे कि कैसे जब प्रकाश प्रिज्म में से प्रवेश करता है तो वो विचलित हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो देखिए सिंपली जब हमें प्रिज्म बनाना होगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। ओके, ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने लिया है प्रिज्म लिया है, ये हमारा प्रिज्म हो गया और ये हो गया हमारा प्रिज्म कोण ए। अब देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण है। ठीक है, अब देखिए इस तल के लिए अगर हमें अभिलंब बनाना होगा कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अभिलंब क्या होता है? लंबवत होता है ना, तो हमने एक लंबवत लाइन खींच दी, अभिलंब बन गया। अब देखिए ये कोण को हमने नाम दे दिया I1, आपतन कोण।
ओके। अब देखिए ये चूंकि हमारा वायु है ना, और ये कैसा माध्यम है, कांच है, तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, तो जाना चाहिए इसको इस रास्ते से, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब से झुक गया। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हम इस तल के लिए बनाएंगे अभिलंब। लीजिए हमने इस तल के लिए बना दिया। आप देख रहे हैं आप प्रकाश जो है वो सघन से विरल में जाएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो कुछ इस तरीके से दूर हट जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश प्रिज्म में से प्रकाश प्रवेश करता है तो वो विचलित हो गया। भाई जाना चाहिए उसको इस रास्ते से, लेकिन क्या हो गया, प्रवेश करने पर ये ऐसे मुड़ गया, तो ये विचलन हो गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करता है तो विचलित हो जाता है। अब कितने कोण से विचलित हुआ, तो हम इस लाइन को पीछे मिला देते हैं और ये हमारा होता है विचलन, ठीक है। अच्छा, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा कोण हो गया, ये हो गया I1 है, ये हमारा हो गया R1, ये R1 हो गया हमारा, और इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं R2, और इसे नाम दे देते हैं हम I2। ओके, और ये हमारा हो जाएगा विचलन कोण डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, और ये जो बीच वाली है इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है इसे हम कहते हैं इसे कहते हैं विचलन कोण। यानी प्रकाश जो है वो डेल्टा कोण से विचलित हो गई। ये प्रकाश को जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन ये विचलित होके मुड़ गई, ठीक है। तो ये हो गया विचलन, ठीक है। तो यहां से अगर हमें विचलन कोण को डिफाइन करना हो, विचलन कोण को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपतित व निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो कुछ इस तरीके से विचलित हो जाता है। ओके, और यही वजह है कि जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। जिस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ण विक्षेपण के ऊपर ही होगा। अगर प्रकाश विचलित नहीं होता तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि कुछ इस तरीके से प्रकाश का विचलन होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब प्रकाश जो होता है जब प्रवेश करता है प्रिज्म में तो वो प्रिज्म के आधार की तरफ मुड़ता है। ओके, प्रिज्म में क्या होता है, जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो आधार की तरफ मुड़ता है। यानी जो प्रिज्म होता है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को आधार की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अपने आधार की तरफ मोड़ देता है। ओके, चलिए, ये तो हो गया हमारा विचलन। अब यहाँ पे हमें एक मेन हेडिंग पढ़नी है, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा एम से दिखाते हैं। होता क्या है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन का मान कम होता है, ठीक है। प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पहले कम होता है और
विचलन कोण के एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर, विचलन कोण अपने एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे हम आपतन कोण बढ़ाएंगे विचलन का मान पहले कम होता है, लेकिन विचलन कोण एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर फिर बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ओके, इसको हम ग्राफिकल तरीके समझें तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा, इसको हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये हमारा हो गया आपतन कोण, ओके, और ये हो गया हमारा विचलन कोण। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ ये हल्का सा इस तरीके से होगा। ओके, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपतन कोण का मान मान लेते हैं 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ओके, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है विचलन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर, एक न्यूनतम मान पर पहुंचकर विचलन का मान फिर अचानक बढ़ने लगता है। तो इसी न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यम, न्यूनतम विचलन कोण। ओके, तो यहां तक आप देख रहे हैं कि आपतन कोण का मान जब बढ़ रहा है तो विचलन कम हो रहा है, और एक न्यूनतम मान पर पहुंचने के बाद विचलन फिर बढ़ने लगता है। तो ये न्यूनतम मान ही क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ओके, चलिए, तो आप समझ गए होंगे न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है कि जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, इस न्यूनतम विचलन कोण पर आपतन कोण का केवल एक ही मान प्राप्त होता है। ओके, न्यूनतम विचलन कोण पर आपतन कोण का एक न्यूनतम मान ही प्राप्त होता है। जैसे कि अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता, अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई वैल्यू मिलेगी आपतन कोण की, ये भी वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूनतम पर आपको कई वैल्यू मिलेगी आपतन कोण की। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन आप देख रहे हैं ग्राफ इस तरीके से, यहाँ पे अचानक बढ़ गया, तो यहाँ पे केवल आपतन कोण का एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो न्यूनतम विचलन कोण में क्या होता है, आपतन कोण का केवल एक ही मान प्राप्त होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण। अच्छा, ये तो हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण। अब समझते हैं हम इस चीज को कि आखिर जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो विचलित क्यों होता है। ठीक है, तो मैंने जब परिभाषा आपको बताई थी प्रिज्म की, कि प्रिज्म क्या होता है, कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच का माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच जो घिरा पारदर्शी माध्यम होता है वो प्रिज्म होता है। तो जिन दो तलों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, जिसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ये क्या होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं, यानी कि समांतर नहीं होते हैं, समांतर नहीं होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समांतर नहीं होते हैं। इसी वजह से प्रकाश जब प्रवेश करता है प्रिज्म में तो वो विचलित हो जाता है। अगर ये दो तल समांतर हो जाते हैं तो प्रकाश विचलित नहीं होता। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि ये देखिए हमारा हमने ले लिया है समांतर गुटका। ओके, यम एन और ये एम डैश एन डैश। ओके, इस पे देखते हैं, ये देखिए ये दो तल हैं, ये समांतर नहीं है। अगर हम इन पे अपवर्तन को समझते हैं कि इन पर आखिर अपवर्तन होता है कि नहीं होता है, सॉरी अपवर्तन तो होगा ही, आखिर इसमें प्रकाश विचलित होगा कि नहीं होगा, आइए इस चीज को देखते हैं हम। यहाँ देखिए ये हमारी आपतित किरण है, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या करेगा, जाना चाहिए इसको इस रास्ते से, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ओके, अब ये अभिलंब हो जाएगा हमारा। अब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा ना, यानी कि कुछ इस तरीके से। ओके,
अब आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारी आपतित किरण है और ये क्या है, हमारी निर्गत किरण है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निर्गत किरण क्या है, निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वो अपनी प्राथमिक दिशा में ही चला गया, यानी उसमें विचलन नहीं हुआ। ओके, तो अगर ये चूंकि दो समांतर तल हैं, यही वजह है कि दो समांतर तलों से प्रकाश जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश विचलित नहीं होता है। अगर ये जो दो तल हैं अगर समांतर नहीं होते तो प्रकाश विचलित हो जाता। तो यही वजह है कि प्रिज्म के जो दो तल होते हैं वो समांतर नहीं होते हैं, इसी वजह से प्रकाश विचलित हो जाता है। अगर प्रिज्म जो होता है, अगर प्रिज्म का ये दो जो तल आपको दिख रहे हैं अपवर्तक पृष्ठ, अगर ये समांतर हो जाते हैं, अगर समांतर होते हैं तो प्रकाश इस दशा में क्या होता, आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होते हैं। और जब समांतर होंगे तो इनके बीच कोई भी विचलन कोण नहीं होगा, यानी विचलन कोण 0 हो जाएगा। और जब विचलन कोण 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि विचलन शून्य है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रिज्म होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पारदर्शी प्लेट की तरह बिहेव करेगा, एक पारदर्शी प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलित हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जो इसके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो समांतर नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने परिभाषा में आपको पहले ही बता दिया कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच का घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म होता है। तो ये जो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो किसी कोण पर झुके होते हैं, अर्थात समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, और जब समांतर नहीं होंगे तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो होंगे वो समांतर नहीं होंगे। समांतर नहीं होंगे इसका मतलब कि इनके बीच विचलन कोण पैदा होगा, इस वजह से प्रकाश विचलित हो जाता है। ओके, अगर ये दो अपवर्तक पृष्ठ समांतर होते तो आपतित और निर्गत किरण समांतर होती, और जब समांतर होगी तो विचलन कोण 0 होगा और प्रिज्म हमारा किस तरह बिहेव करने लगेगा, एक पारदर्शी प्लेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, चलिए अच्छा, अब एक फार्मूला हम जान लेते हैं प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है। ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू, इसको लिखो n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a बाई 2। ओके, सॉरी, हाँ सही है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला है। ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2, जहाँ पे ए प्रिज्म कोण है और डेल्टा एम हमारे क्या है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण। ओके, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमारा हो गया टॉपिक प्रिज्म का। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वर्ण विक्षेपण के ऊपर होगा। वहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे प्रकाश प्रिज्म से प्रवेश करने पर अपने 7 रंगों में किस प्रकार डिवाइड होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।